स्टूडेंट्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का आज 4th लेक्चर होगा और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, क्योंकि हम लोगों ने अल्कोहल की प्रिपरेशन और अल्कोहल की प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। नहीं, अल्कोहल की सिर्फ अभी प्रिपरेशन हुई थी। आज हम लोग फिनॉल की प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, सबसे पहला फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन किया जाता है और ये क्लोरीन के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर रेजोनेंस है। ज़रा देखिए इधर, ये क्लोरीन है और इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर क्या है बेटा, यहाँ पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, जिस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक कराना डिफ़िकल्ट है। तो क्या किया जाता है, जब भी कभी हेलो एरीन्स की रिएक्शन या किसी ऐसा कोई ग्रुप बेंजीन के की एटम पर लगा हो जिस पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, तो वो रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर करानी पड़ती है। तो इसका रिएक्शन जब NaOH के साथ कराया जाता है तो यहाँ का टेम्परेचर लगभग 623 केल्विन और जो प्रेशर है वो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ओके, तो यहाँ से बेटा क्या है कि HCl रिमूव होता है और ये ONA यानी सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्लियर। अब क्या करते हैं, यहाँ HCl का रिएक्शन करा देते हैं, जिस वजह से NaCl बाहर हो जाता है और ये हमें फिनॉल दे देता है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर किस लिए हो रहा है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि यहाँ पर क्रॉस कंजुगेशन है, यहाँ पर रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से PDCH हो रहा है। PDCH का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से बॉन्ड को ब्रेक करा पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये तरीका है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ गए होगे। मैं क्या बता रहा हूँ, फिर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH के साथ कराया, HCl रिमूव हो जाता है। ये रिएक्शन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर होती है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और उसके बाद में HCl से रिएक्शन करा लेते हैं तो फिर फिनॉल बन जाता है। तो ये पहला प्रिपरेशन हुआ फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लियर। अब दूसरा प्रिपरेशन देखिए, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बता रहा हूँ, सेकंड, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। होता क्या है कि एनिलीन यानी 1 डिग्री का एरोमेटिक एमीन, ये एनिलीन है, इसका रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराया जाता है। ये रिएक्शन 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। बहुत कोल्ड कंडीशन में ये कराया जाता है। और यहाँ से देखिए NaCl बाहर होगा तो HNO2 बचेगा। HNO2 एक एसिड है और एनिलीन एक बेस है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, जिस वजह से यहाँ एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस करना कोई ज़रूरी नहीं है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ये जो NH2 लिखा हुआ है ये एक बेस है और ये NaCl बाहर होगा तो फिर HNO2 बचेगा, और HNO2 क्या है, एक एसिड है। तो ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है। दोनों की आपस में रिएक्शन होती है और एसिड और बेस से क्या बन जाता है, सॉल्ट। उसके बाद क्या करा देते, इसका स्टीम से रिएक्शन, वार्म से मतलब रिएक्शन करा देते, जिस वजह से यहाँ से HCl रिमूव होता है और ये जो N2 है वो खुद में एक स्टेबल है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है और ये आपको फिनॉल देता है। तो ये आपकी सेकेंड प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, कभी आप एनिलीन का चैप्टर पढ़ोगे जब, यानी एमीन वाला जब हम 4th चैप्टर ऑर्गेनिक का डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी ये रिएक्शन आएगी। और ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बहुत सारी डाइज बनाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में से एक है। क्लियर। तो ये हो गया। अब थर्ड है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से कैसे प्रिपरेशन करते, देखिए क्यूमीन का पहले तो स्ट्रक्चर जानिए क्या होता है। क्यूमीन जो है वो ये है, ये क्यूमीन है। यहाँ हम बेंजीन की रिंग लगाएंगे, ये क्यूमीन है। क्यूमीन का स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। क्यूमीन का रिएक्शन बेटा पहले हम ऑक्सीजन से कराते हैं, या फिर ऑक्साइड भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर एक पेरोक्साइड बना देता है इस तरीके से। ये लिंकेज पेरोक्साइड लिंकेज है, ये
ये O2 यहाँ पर ऐड हो जाता है और अब क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। हीट करने पे बेटा ये एसीटोन जितना है ये रिमूव हो जाता है बाहर, यानी क्या बाहर चला गया, CH3 CO CH3, एसीटोन बाहर हो जाता है और ये फिनॉल बन जाता है। क्लियर, ये बात समझ गए होंगे। क्यूमीन से रिएक्शन पूछी भी जा चुकी है, तो ये रिएक्शन भी बढ़िया रिएक्शन है, ठीक है। ये जो साइड प्रोडक्ट है वो इसका एसीटोन। क्लियर, तो ये आपका थर्ड प्रिपरेशन है। मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ रिएक्शंस जो रिएक्शन NCERT में मेंशन है और जिनको आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बोर्ड लेवल का आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फोर्थ रिएक्शन आएगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन का रिएक्शन ओलियम से कराया जाता है। किससे कराया जाता है, ओलियम। दरअसल ओलियम का मतलब है H2SO4 और प्लस SO3। देखिए ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिससे SO3 की फ्यूम मतलब SO3 का धुआं सा निकलता है, ठीक है। वैसे ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7, ठीक है ना। तो ये SO3 दरअसल ये H2SO4 होता है, उससे SO3 जो है वो बाहर निकलती रहती है, इसीलिए इसको ओलियम बोला जाता है। इसके साथ रिएक्शन करके ये बेंजीन डाइजोनी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ करा देते हैं और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, तो यहाँ पर आपका फिनॉल बन जाता है। तो ये आपके कुछ प्रिपरेशंस थे जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं, ठीक है ना। ये चार प्रिपरेशन, इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो आपका क्यूमीन है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन वाला जो बताया था वो भी बढ़िया है, उसको भी कई बार पूछा गया बोर्ड में। क्लियर, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब आती है बात फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की। देखिए अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। अब वाटर में सॉल्युबल होने का उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल क्यों है, तो उसका आंसर होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अल्कोहल का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज करता जाता है, यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। दूसरी चीज़, ये एल्काइल पार्ट जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, जैसे मैं यहाँ एथिल अल्कोहल ले लूँ और हमने यहाँ पर प्रोपेनॉल ले लिया, बोला जाए इन दोनों में वाटर में सॉल्युबल कौन ज़्यादा होगा, तो अल्कोहल एथिल अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये अल्काइल पार्ट बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ता चला जा रहा है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो उसको जब बढ़ने पर क्या होता है, वाटर में सॉल्युबिलिटी उसकी जो है कम होती चली जाती है, क्योंकि जो अल्काइल वाला ये पार्ट होता है ये नॉन पोलर होता है एक तरीके से। क्लियर, तो ये बात समझ गए हो कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है वो अल्काइल पार्ट बढ़ने के साथ साथ कम होती चली जाएगी। और वाटर में सॉल्युबल क्यों अल्कोहल होता, तो उसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह वो बिहेव तब करेगा जब ये उसका बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से OH। जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किसी को लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा होगा, जिस वजह से ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो जब O और H वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ये वाला, तब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और अगर उसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया R और O के बीच वाला ये, तब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये बात आपके दिमाग में रहे कि अल्कोहल जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है। दूसरी चीज़ क्या है कि अल्कोहल एसिडिक भी होता है। ज़रा देखिए कैसे, देखो बेटा, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल एक साथ दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल इज़ मोर एसिडिक कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी, व्हाई? तो उसका आंसर ये है, ये एसिडिक इसलिए है, पहली तो चीज़ ये देखो, एसिडिक होने का रीज़न इसका ये कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बॉन्ड जो है ये इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप में होता है और OH के बीच में पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो पोलराइजेशन की वजह से ये H यहाँ से रिमूव कर जाता है
जिस वजह से ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है। और 3 तरीके के हमारे पास अल्कोहल अवेलेबल हैं, एक प्राइमरी अल्कोहल और एक सेकेंडरी अल्कोहल और ये थर्ड हुआ आपका टर्सरी अल्कोहल। क्लियर? ये 3 अल्कोहल हमारे पास हैं, 1 डिग्री का भी है, 2 डिग्री का भी है और 3 डिग्री का भी है। ये 3 डिग्री के हमारे पास अल्कोहल हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों में से एसिडिक कौन ज़्यादा होगा। तो देखिए जो R का एल्काइल पार्ट है इस पर प्लस आई इफेक्ट होता है। जो ये R का एल्काइल पार्ट है यहाँ पर होता है प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर इन तीनों पर प्लस आई इफेक्ट है। जो प्लस आई इफेक्ट है ये क्या करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है और ये एसिडिक करैक्टर को डिक्रीज कराता है और बेसिक करैक्टर को इंक्रीज कराता है। समझना मेरी बात को, प्लस आई जो इफेक्ट है ये एसिडिक करैक्टर को डिक्रीज करा देता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा उसका एसिडिक करैक्टर उतना ही कम होता चला जाएगा। इसके पास कितना एल्काइल ग्रुप है, एक ही एल्काइल ग्रुप है। इसके पास कितने एल्काइल ग्रुप लग रखे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप हैं। इसके पास कितने एल्काइल ग्रुप हैं, 3 एल्काइल ग्रुप हैं। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे उसका एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कौन सा अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, तो वो 1 डिग्री होगा, फिर सेकेंडरी होगा और उसके बाद में ये हमारा टर्सरी होगा। क्वेश्चन अगर आता है कि 1 डिग्री अल्कोहल इज़ मोर एसिडिक कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी, वाई, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है और इन पर 2 हैं और इन पर कितने, 3। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे, जिस वजह से उसका एसिडिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। क्योंकि जो ऑक्सीजन पर चार्ज है वो चार्ज ऑक्सीजन पर इंटेंसीफाई कराता रहेगा, जिस वजह से जो H को निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको कि 1 डिग्री का अल्कोहल जो है वो एसिडिक होता है। दूसरी चीज़ क्या है, एक क्वेश्चन अब यहाँ ये आता है कि अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है। तो थोड़ा सा मैं एक आपको आइडिया बताता हूँ याद रखने के लिए। फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ इस हाइड्रोक्सी में, जो हम लोग अल्कोहल और फिनॉल की बात कर रहे हैं। उसके बाद वाटर होता है और H2O के बाद में नंबर आता है अल्कोहल का। पर यहाँ एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मैथिल अल्कोहल, तो उसको भी छोड़ देना है आपको। ठीक है ना, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ एथिल ले रहा हूँ जिसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, मैथिल अल्कोहल में थोड़ा एक्सेप्शन होता है, उसको छोड़ो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद वाटर और उसके बाद एथिल अल्कोहल। तो देख रहे हैं आप कि एथिल अल्कोहल की जो एसिडिक करैक्टर है वो वाटर से भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन देने की जो टेंडेंसी है वो वाटर की ज़्यादा है और अल्कोहल की वाटर से भी कम है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, फिनॉल की है। देखिए एक तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ पर तो कुछ नहीं, हाइड्रोजन का एन गोल्ड स्केल 0 होता है। और ये जो C2, देखिए इनमें कॉमन क्या है उसको अलग कर दो भाई। अगर आपको 2 लोगों में डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस कैसे निकाल लो, दोनों की सिमिलरिटी तो अलग कर दो। अब यहाँ सिमिलर क्या है, सभी में OH ग्रुप है, बाकी का देख लो। यहाँ तो रेजोनेंस हो गया, हाइड्रोजन का एन गोल्ड स्केल 0 है, CS2 C2H5 पर प्लस आई है, प्लस आई एसिडिक करैक्टर को क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा, ये कुछ नहीं कराएगा। और यहाँ तो रेजोनेंस है, और वैसे भी C6H5 पर माइनस आई इफेक्ट होता है, तो माइनस आई जो होता है वो एसिडिक करैक्टर को सपोर्ट करता है। क्लियर? तो माइनस आई सपोर्ट करता है, एक तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अल्कोहल और वाटर में एसिडिक करैक्टर किसका ज़्यादा है, वाटर का, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एन गोल्ड स्केल 0 है और C2H5 पर प्लस आई है, और प्लस आई जो है वो एसिडिक करैक्टर को डिक्रीज करा देता है। लेकिन ये ऑर्डर नहीं, तो आपसे पूछ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक कंपेयर टू एथिल अल्कोहल। देखिए जो फिनॉल है ये जब डिसोसिएट होगा, जब फिनॉल डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट होकर ये फिनॉक्साइड आयन देगा, फिनॉक्साइड आयन देगा और एक प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होगा। अब जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। देखिए कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेशन है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो और ये निगेटिव का मतलब बेटा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन 2 स्टेप में डीलोकलाइज करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे इस तरीके से,
इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इस तरीके से इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे, और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आने की वजह से जो फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस तरीके से देखिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब अगर एक और बना देंगे तो फिर ये बन जाएगा ऊपर वाला। तो फिनॉल, अब पूछा जा रहा है कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक कंपेयर टू एथिल अल्कोहल। आप कहेंगे फिनॉल डिसोसिएट टू गिव्स फिनॉक्साइड आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्लियर? और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है। फिनॉल तुरंत ही फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है और इसको प्रोटॉन रिलीज करना पड़ जाएगा। लेकिन यही बात जब हम एथिल अल्कोहल की देखें, यही बात जब हम एथिल अल्कोहल में करें, तो एथिल अल्कोहल जो है ये आपका C2H5O- देगा और H+ आएगा यहाँ। ये किसी तरीके का रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। तो फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जबकि एथिल अल्कोहल का इथॉक्साइड आयन जो है वहाँ कोई किसी प्रकार का रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस की वजह से जो है फिनॉल का एसिडिक करेक्टर एथिल अल्कोहल से ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर फिनॉल फिनॉक्साइड आयन दे रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, एथिल अल्कोहल इथॉक्साइड आयन दे रहा है तो वो फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। तो इस वजह से फिनॉल का एसिडिक करेक्टर जो है वो एथिल अल्कोहल से ज़्यादा होता है। ओके, थैंक यू।